हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 12th क्लास है हमारी और 12th क्लास में हम लोग आपका पढ़ रहे थे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी। और ह्यूमन ज्योग्राफी में हम चैप्टर नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। हम सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं 8 तक। उसके नोट सारे उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्लियर है। हम इस चैप्टर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझेंगे कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आपका ट्रेड है वो कौन सी एक्टिविटी है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, थर्ड है या फोर्थ है। तो आपको पता होगा कि ये जो आपका सर्विस सेक्टर है ये थर्ड जो आपका सेक्टर उसका भाग है। क्लियर है। मैं जब चैप्टर नंबर आपको 3-4 आपको पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया जब आपको पढ़ाई थी तो ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एक करके बताई थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों ने उन सारी प्राइमरी एक्टिविटी को अच्छे से आपका रिवीजन किया होगा, अपने घर पर चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। फिलहाल तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए अगर आपका कोई भी ह्यूमन ज्योग्राफी में किसी प्रकार का जितना हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है। चलिए, अगर नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 9 हमारे सामने है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चैप्टर आप लोग बहुत 8 तक अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप एक और तृतीय क्रिया कराप के रूप में व्यापार सबसे पहले ही परिचित हैं। कह रहे हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, जो थर्ड एक्टिविटी है, उससे आप पहले ही परिचित होंगे। और उस पहले परिचित में आप लोग अच्छे से आपका देख चुके हैं कि हमारी जो आपकी तृतीय क्रियाएं हैं वो क्या है। और उसमें हम प्राइमरी जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज के टॉपिक में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रेड की, कि व्यापार क्या है। अब मुझे बताइए, आप व्यापार शब्द को अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो मैं आपको पहले ही पढ़ाया हूं कि कितनी अच्छे से आप लोग आप ट्रेड को समझते हैं कि ट्रेड है क्या। अब देखिए, हम यहाँ जो है आपका ज्योग्राफी के आपका पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और उसको ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो आप इस पुस्तक के कक्षा जो लेसन नंबर 7 में आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य यानी कि जो मीनिंग है वस्तु और सेवाओं की स्वैच्छिक आदान प्रदान से है। यानी ट्रेड क्या है, जिसमें गुड्स एंड जो आपके सर्विस का हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको आपका ट्रेड कहते हैं। क्लियर है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, व्यापार कभी भी एक पक्षीय नहीं हो सकता। ये आपका क्वेश्चन 12th में एक बार ऑप्शन में बना था कि व्यापार एक पक्षीय होता है, दो पक्षीय होता है, बहुपक्षीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जब भी आप देंगे तो कम से कम दो पक्षीय। दो पक्षीय का मतलब दो पार्टी होती हैं, दो लोग हो सकते हैं, दो व्यक्ति, दो संस्था, ये चीज आपके हो सकते हैं। यानी कि दो साइड से ट्रेड था। मान लीजिए आपने अपनी सर्विस को बेचते हैं तो दूसरा आपके सर्विस को खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने खेत में धान उगाए, अब धान उगा तो लिए आपने, तो आप क्या हो गए, एक पक्ष हो गया, एक पार्टी होगी, लेकिन दूसरी पार्टी को वो धान बेचना भी तो होगा, तो कोई उसको खरीदने वाला भी तो मिले, तभी तो आपका ट्रेड होगा। आपने अनाज बो लिया, आपके घर में पड़ा हुआ है, तो कहां से ट्रेड होगा जब तक कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो इस तरह से कम व्यापार दो पक्षीय होता है। आपने कोई अनाज उगाया, आपने किसी व्यापारी को बेचा, व्यापारी ने अपने बड़े व्यापारी को बेचा, उसने अपनी और बड़े व्यापारी को बेचा, उसने पैकेजिंग करके लोगों को आपका मार्केट तक भेजा, मार्केट से आपका दुकानों में गया और दुकानों से लोगों को घरों में गया। तो ये क्या है, ये सब आपका ट्रेड की पॉलिसी का ही पार्ट है। पता होना चाहिए क्या है, ट्रेड की पॉलिसी का पार्ट है। अब देखिए, एक जो व्यक्ति होगा पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है। देखिए ये चीज तो है, ट्रेड में क्या है, एक व्यक्ति अपने सामान को बेचेगा, दूसरा आपका खरीदेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको कोई बुक चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, बुक स्टोर पर, जो आपके बुक सेलर होते हैं, आप उनसे बुक को अपना परचेज करेंगे, वो आप उनको पैसे देंगे और वो आपको बदले में बुक देंगे। अगर बुक सेलर जब तक बुक नहीं बेचेगा तो उसका ट्रेड कैसे चलेगा। आगे बढ़ते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। अब बेनिफिट किसके लिए, दोनों के लिए लाभदायक होता है। एक व्यक्ति खरीद रहा होता है, एक बेच रहा होता है। क्लियर है। व्यापार दो स्तरों पर किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों की आपका राष्ट्रीय सीमा के आर पार वस्तु और सेवा के आदान प्रदान को कहते हैं।
सिंपली समझिए, दो ट्रेड हम लोग करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल ट्रेड। आप ऐसे समझने का आपका प्रयास करिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? जब हम अपने कोई सामान, वस्तु, सर्विस को हम अन्य देश में आपका भेजते हैं या उसको बेचते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? आपका अपना अपना ट्रेड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड का जो आपका मंडवा है, गांव से इकट्ठा होता है और हमारी उत्तराखंड सरकार उसको आपका खरीदती है और उसको बाहर जापान में आपका बेचा जाता है और जापान में मंडवे के बिस्किट बनते हैं और वो बिस्किट फिर आपका मार्केट में जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है? एक होता है आपका राष्ट्रीय ट्रेड। राष्ट्र में ट्रेड क्या है कि आप अपने देश के अंदर ही आपका ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ट्रेड। यानी कि देश की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपका व्यापार कहते हैं। और देश की सीमा से बाहर होने वाली वस्तु और सेवा के व्यापार को या आदान प्रदान को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब आप समझोगे कि सर एक आपका राज्य स्तर का भी होता है, एक आपके जिले स्तर का भी होता है, तो बच्चों ऐसे गांव स्तर का भी होता है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो केवल अपने राज्य के अंदर ही होते हैं, लोग बाहर नहीं करते। कुछ ऐसे होते हैं जो एक जिले से दूसरे जिले में होते हैं। कुछ लोग अपने जिले में ही करते हैं, कुछ लोग गांव में भी करते हैं। एग्जाम्पल देखे होंगे आप, गांव में लोग, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने गांव में सब्जी उगाते हैं और अपने गांव में ही बेच देते हैं। तो वो क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो वो हो गया अपना इंटरनल व्यापार है। आप ध्यान रखना, राष्ट्रीय व्यापार को आंतरिक व्यापार भी बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या बोलते हैं? बाह्य व्यापार भी बोलते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड या फिर आंतरिक बाह्य, तो इससे बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए, राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिनमें वे देश में स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते या जिन्हें वे स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। हम क्यों करते हैं? अब देखिए, यहाँ एक ही आपका क्वेश्चन छिपा है। यही क्वेश्चन आपका वन लाइनर रूप में आपको बन सकता है कि आप मुझे बताइए, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड क्यों करते हैं? बताइए, कौन बच्चा बताएगा? तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका ट्रेड करते हैं या कुछ चीज मंगाते हैं बाहर से, इसलिए मंगाते हैं या तो हमारे देश में आपका उसका उत्पादन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है, या उत्पादन हो रहा है तो उसकी इतनी खपत हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि हमारे यहाँ कीमत उसकी बहुत ज्यादा हो। कैसी हो? कीमत बहुत ज्यादा हो, बाहर कैसा हो? कम हो। एग्जाम्पल के रूप में आपका समझ सकते हैं, बहुत बार ऐसा मंदी का दौर आया है और आर्थिक संकट के समय में भी और आपदाग्रस्त समय में भी जब हमने गेहूं को यूएस से क्या करा है? हमने मंगाया है। तो जब हमने मंगाया यूएस से तो वहां हमको सस्ते रेट में मिला, फिर भारत में आया और उतना उत्पादन भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे जितना हमारी जनसंख्या को खपत के लिए चाहिए था। क्लियर है? तो हम किन वस्तुओं का ट्रेड करते हैं? बाहर से। जिन वस्तुओं को हम अपने देश में उत्पादित नहीं कर सकते उनको हम लोग क्या करते हैं? बाहर से मंगाते हैं। क्लियर है? आदिम समाज में व्यापार आरंभिक रूप से विनिमय व्यवस्था के माध्यम से होता था। आदिम समझते हो? आदिम का मतलब है जो आपके प्राचीन समय में। और आपने एक शब्द सुना होगा, मैं आपको पढ़ा भी रहा था, आपको ज्योग्राफी हमारे इससे पहले वीक में चल रही थी और ज्योग्राफी के साथ साथ में जब नेक्स्ट वीक आया तो मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी और हिस्ट्री में मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के विषय में आपको पढ़ा रहा था। और उसी में पढ़ाते हुए मैंने आपको एक बताया था कि प्राचीन जो आपका ट्रेड सिस्टम था वो क्या था? वस्तु विनिमय व्यवस्था। यानी कि आप वस्तु के बदले आपको वस्तु मिलेगी। उस समय करेंसी का प्रचलन नहीं था। अगर करेंसी थी तो क्या थे? आभूषण, मन के, कुछ पत्थरों के औजार, कुछ आपके मिट्टी के आपके बने हुए बर्तन, कांसे के बनी हुई कुछ मूर्तियां, उनसे ट्रेड होता था। तो पहले लोग क्या करते थे? बाजार जाते थे। अगर मान लीजिए किसी ने गेहूं उपज किया है, बदले में उसको आपका जूते चाहिए, तो वो कहाँ जाता था? मोची के पास। मोची को अनाज देता था और बदले में जूते लेता था, या और किसी के पास गया, अपने कपड़े खरीद लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ट्रेड होना चाहिए था उस समय नहीं था। लेकिन आदिम समाज में उस टाइम बहुत बढ़िया ये सिस्टम बना हुआ था। विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान यानी कि डायरेक्ट होता था बिल्कुल, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। यानी कि विनिमय जो आपकी व्यवस्था थी, इस विनिमय व्यवस्था के अंदर क्या कहते हैं कि वस्तु के बदले आपको वस्तु ही मिलेगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नल साजे की आवश्यकता होती तो आपको ऐसा
नल साधक ढूंढना पड़ता है जिसके आप बनाए हुए बर्तन की आवश्यकता हो और आप उसके नल सच की सेवा के बदले आप बर्तन का आदान प्रदान कर सके। ये एग्जाम्पल आपका छोड़ दीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए आप कुम्हारी हैं, आप बर्तन बनाते हैं और आपकी अचानक आपका तबीयत खराब हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को फीवर है, आप मेरे को दवाई दीजिए। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, आप मेरी फीस पे कीजिए। अब फीस कैसे देगा वो? क्या कहेगा, आप बर्तन ले लें मेरे से। डॉक्टर कहेगा मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बर्तन हैं, मैं आपके बर्तन की जरूरत क्यों लूं? तो ऐसे में आदान प्रदान करने में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याओं का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। क्लियर है? अब चित्र संख्या 9.1 में मैं आपको दिखाऊंगा इसे भी। अब देखिए, जॉन बील्स मेले में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिला हर जनवरी की फसल की कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूर से जागी रोड में जॉन बेल मेले लगता है और संभवतः यह है भारत का एकमात्र मेला है जहां विनिमय वस्तु आज भी जीवित है। लिख लेना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे भी नया पॉइंट पता लगा है और आप लोग ऐसे पॉइंटों को नोट करना बहुत आवश्यक है। देख लीजिए, असम का एक क्षेत्र है, याद रखिएगा, गुवाहाटी, और गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या लगता है, आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही आपका मेला लगता है। आप कारण समझ सकते हैं, असम गुवाहाटी का जो आपका रीजन है नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय लोग बहुत ज्यादा रहते हैं और जनजातीय लोग अपनी व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं और संभवतः भारत का कैसा है, एकमात्र मेला है, यानी कि मेला कह लीजिए, आप उसको बाजार कह लीजिए, जहां आज भी वस्तु के बदले वस्तु चलती है, यानी कि वस्तु के बदले पैसा, आपकी करेंसी नहीं चलती। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की गई थी, मतलब आपकी की जाती अब भी होती है, और विभिन्न जनजाति और समुदाय के लोग अपनी वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है, स्पेशली शब्द आया है जनजाति, जो आपका ट्राइबल एरिया है और वहां के जो भी आपके समुदाय के लोग हैं। आप वहां देख सकते हैं कि गारो, खासो, जैंतिया में रहने वाली कुछ आपकी जनजाति हैं, बोडो भी है, नागा हिल्स हैं और नागा भी वहां है और बहुत सारे ट्राइब्स जो हैं वहां आपका रहती हैं। क्लियर है? जिनका आज भी अपना जो सांस्कृतिक चीज है, जो उनके अपने कार्य हैं, वो कैसे हैं और डिट्टो कैसे हैं, अपने जो अपना एक ट्रेडिशनल है उनका कल्चरल रूप में, उसी में वो अपना सिस्टम को आपका फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक, तो ये आपको एक जानकारी मिली है, आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में भी बनने के चांस क्या है, कई बार आपका रहते हैं। रुपए अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाई को दूर कर दिया गया है। पुराने समय में कागजी विध्वक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नैजमन मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था, जैसे आपके चमकदार पत्थर, जो कुछ कांच के टुकड़े होते थे, उभरी सैल, चीते के दांत, व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खाल, फवर, मवेशी, चावल, फॉनकॉर्न, आपका आप देखेंगे पेपरकॉर्न जो होती हैं, नमक, और कई बार आप देखोगे तो अफ्रीका में ट्रेड होता था, किससे? कॉफी के बीजों से। हम जिनको कॉफी को कहवा कहते हैं, कॉफी के बीजों को, तो कहवा से बहुत बार क्या होता था, आपका ट्रेड होता था। सीप से व्यापार करते थे, मोतियों से व्यापार होता था। जब भारत का मध्य यूरोप के साथ हम लोग आपका ट्रेड करते थे, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपको पता चलेगा कि वहां सीप्स के माध्यम से और जो हमारे यहाँ मन के हैं उनके माध्यम से और हाथी के दांत से भी आपका ट्रेड होता है। और देखिए, उस समय भी धातु बनती थी और धातु से कुछ आपकी मूर्तियां बनती थी, उनसे भी ट्रेड होता था, और चांदी और स्वर्ण के जो आपके सिक्के हैं, इनके माध्यम से भी ट्रेड जो है बहुत प्राचीन समय में आज तक होता आया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, और जो जो आपका ट्रेड है वो आपका चलता आया है। ठीक, अब देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं सैलरी शब्द, उससे पहले आप मुझे बताइए, सैलरी से बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ट्रेड समझ आया कि नहीं आया? व्यापार क्या है, किस क्रियाकलाप का हिस्सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका तृतीय क्रियाकलाप है।
ठीक है, 7 चैप्टर में आपको उसको स्पेशल पढ़ा है। व्यापार किन किन के बीच होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, नेशनल ट्रेड क्या है, आदिम जाति के लोग कौन सी व्यवस्था को आपका फॉलो करते हैं। इस व्यापार व्यवस्था में अगर हम देखें, हमने कुम्हार के एग्जाम्पल को लेकर ढूंढा है, और आज भी ऐसी वस्तु विनिमय व्यवस्था भारत के किस शहर के अंदर बसी हुई है, हमने उसको भी देख लिया। और उससे पहले अगर जब बहुत से लोगों को आपका वस्तु विनिमय करने में कठिनाई होती थी, तो कठिनाई के साथ जो आपकी कागजी धातु जो आपकी मुद्रा अब आई, अब तो हम क्या करते हैं, कागज है, नोट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपनी वस्तुएं खरीदते हैं। अब तो देखिए आधुनिक समय है, हम चेक ट्रांजेक्शन के माध्यम से, फोन पे, गूगल पे, बहुत सारे गेटवे ऐसे बन गए हैं, ऑनलाइन गेटवे हैं, ई पेमेंट मोड हमारे पास बहुत सारे हैं, प्लास्टिक करेंसी हमारे पास है, जिनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रेड करते हैं। लेकिन उससे पहले भी ट्रेड होता आया है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं कि शेर के दांत से, कुत्तों के दांत से, खाल से, इन सभी से आपका ट्रेड हम लोग करते थे। और आपको ध्यान होगा, हम लोग 3rd 4th क्लास में एक स्टोरी पढ़े थे रामू वाली, जिसमें लिखा था कि रामू क्या करता है, एक किसान से 2 टोकरी अनाज वापस लेता है और अपनी बकरी को बदले में देता है और कहता है कि मेरी बकरी की कीमत 3 टोकरी अनाज है। किसान कहता है कि मेरे पास 2 ही टोकरी है। ठीक है, फिर वो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहां तक बताइए, जितना हमने पढ़ लिया है, यहां तक किसी का कोई डाउट है, किसी कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब एक शब्द आता है आजकल, बहुत कॉमन है और बहुत हॉट पॉइंट पे रहता है, सैलरी, वेतन, जिसको हम कहते हैं आम भाषा में। भैया आपको क्या भुगतान पाता है, आप किसी के यहाँ कुछ काम करते हैं, आप चाहे दैनिक में करें, मासिक रूप में करें, वार्षिक रूप में करें, तो कुछ तो आपको पे आउट मिलेगा। उस पे आउट के हम भुगतान क्या देते हैं, या ऑब्लिक आपका सैलरी क्या देते हैं। ठीक है, सैलरी शब्द किससे बना है, तो लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन अमेरिकन जो आपके कंट्री है, वहां से लिखा है, सैलरी हमसे ये आपका शब्द निकला है, और जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था, और इसे केवल खनिज नमक से ही बनाया जाता था, तो उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था। मतलब बहुत कठिनाई से, बड़ी मशक्कत के साथ बनता होगा और बड़ा एक्सपेंड होता था उसके लिए। यही वजह है कि यह भुगतान का एक माध्यम बना। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं को परिवहन जोखिमपूर्ण होता था। अब देखिए, जब पहले के समय में, प्राचीन समय में भी इंटरनेशनल ट्रेड आपका होता था, तो उस समय आप लोग सोचते होंगे कि ये ट्रेड कैसा था, आसान था? नहीं, प्राचीन समय में व्यापार करना बहुत जोखिमपूर्ण था, ये आपको पता होना चाहिए। आज तो आप भारत के किसी भी आप कोने से 24 घंटे में ट्रेड कर कर आराम से आ सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा सिस्टम जो था आपका नहीं था। आप देखते होंगे, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें जानकारी मिलेगी कि जो केरल के अंदर होने वाली जो काली मिर्च है और सफेद इलायची है, क्लियर है, आंध्र प्रदेश के अंदर होने वाले जो आपके मसाले हैं, ठीक, मध्य भारत के अंतर्गत जो होने वाला आपका जीरा है, राजस्थान और जो आपका मध्य प्रदेश गुजरात में होता है, और बहुत सारे ऐसे मसाले हैं, और ना जाने कितना ऐसा ट्रेड था जो भारत से होता था। और लोग कौन करते थे, ईरान, जिसको हम क्या कहते हैं प्राचीन नाम आपका, पार्शिया, वो करते थे, और रोमान की कुछ कंट्री हैं वो करते थे, और गल्फ खाड़ी के बहुत सारे ऐसे देश थे जो प्राचीन समय में भारत से ट्रेड करते थे। और आप देखेंगे प्राचीन समय से लेके मध्यकालीन तक जो आपका मिडिवल एशिया है, जो मध्यकालीन एशिया है, खास करके गल्फ कंट्री, ये क्या रही हैं, आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने की आपका कड़ी रही है। क्योंकि यहाँ के जितने भी लोग थे, अधिकतर मोस्टली क्या करते थे, आपका ट्रेड, भारत से वस्तुओं को खरीदते थे, चाइना से वस्तुओं को खरीदते थे, अपने यहाँ स्टोर करते थे, उन वस्तुओं को यूरोप के मार्केट में, लैटिन कंट्री के देशों में ऊपर बेचते थे, और उन्हीं वस्तुओं को बेचने से अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा आपका कमाते थे। क्लियर है। और ऐसा ही आप एक नाम सुने होंगे कि जो पुर्तगाली व्यक्ति था, कौन, वास्को डी गामा, क्लियर है,
1458 में कहाँ आया था? भारत आया और उसने क्या किया? आपका ट्रेड किया। क्लियर है? तो आप ऐसे देखते होंगे कि आपके प्राचीन समय में ट्रेड करना भी बहुत कठिन, जोखिमपूर्ण था और किस माध्यम से ट्रेड हो रहा था आप ये भी समझ सकते हैं। और आपने एक सैलरी शब्द की हिस्ट्री के विषय में भी पढ़ा कि कहां से इसकी शुरुआत है। क्लियर है? इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था, लोकल एरिया पर होता है। लोग जब अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं को जैसे भोजन, वस्त्र पर खर्च करते थे। पहले क्या था? पहले के समय में ये था कि जो भी आदमी चीजें कर रहा है वो क्या था, उसकी मूलभूत चीजें थी, उसको खाने को मिल जाए, पहनने को कपड़े मिल जाए, रहने को झोपड़ी मिल जाए। क्लियर? यही था। लेकिन आज ट्रेड क्यों करता है आदमी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आजकल ट्रेड आदमी इसलिए करता ताकि वो सामर्थ्यवान बन सके, रिच बन सके, इसलिए करते हैं। अब देखिए, केवल धनी ही लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे। परिधान का मतलब है कपड़े। क्या करते थे? कपड़े खरीदते थे। जो वस्त्र होते हैं उनको बोलते हैं परिधान। कौन खरीदते थे? केवल धनी लोग। परिमाण स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार करने का एक आरंभिक उदाहरण है। ध्यान रखना, रेशम मार्ग क्या बनता है? रेशम मार्ग व्यापार करने का एक आरंभिक उदाहरण है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और चाइना के बीच रेशम मार्ग को लेकर हमेशा से डिस्प्यूट रहा है और ये केस यूएनओ तक में चला है, तो आप एक बार सिल्क रूट, जिसको हम आपका रेशम मार्ग कहते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा से पढ़ लेना चाहिए। गूगल से आप विकिपीडिया में वगैरह में पढ़ सकते हैं रेशम मार्ग को। ठीक है? नहीं तो मैं आपको चैप्टर के अंदर में कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ा दूं। क्लियर है? अब देखिए, 6000 किमी लंबे मार्ग के सहारे रोम से चाइना चीन से जुड़ता था। अब कहां यूरोप का रोम है और कहां अब आपका चाइना। इस रूट को कहते थे आपका सिल्क रूट, रेशम मार्ग, जो चाइना से प्रारंभ होकर और कहां जाता था बच्चों आपका, आपको पता होना चाहिए, ये रोम तक जाता था। यूरोप के रोम से और चाइना तक स्टेट को जोड़ता था, जो वर्तमान में चाइना इसी मार्ग को खोलने के लिए जोर देता है। और मुसीबत यह है क्योंकि ये मार्ग भारत के पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, पीओके और पाकिस्तान से होकर गुजरता है, जो भारत उसको अनुमति नहीं देता। व्यापारी भारत पार्शिया यानी कि ईरान के माध्यम से होकर मध्यवर्ती स्थानों में चीन से बने रेशम, रोम के ऊन, दिव्य बहुमूल्य वस्तुओं का तथा अनेक महंगी वस्तुओं का आपका परिवहन करते थे। अब देखिए, जो चाइना वाला पार्ट है, चाइना में आज भी जो आपका रेशम है बहुत अच्छी मात्रा में होता है और प्राचीन समय में भी बहुत अच्छी मात्रा में रहा। तो रेशम से बने कपड़े का जो प्रयोग था, क्लियर है, वो आपका यूरोप में बड़ा चलन था। तो यूरोप में चाइना के रेशम की बड़ी मांग थी और उस समय इस मार्ग से सर्वाधिक रेशम का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिल्क रूट, यानी कि रेशम मार्ग आपका रख दिया गया। और ये मार्ग ऐसा बना जो यूरोप को एशिया से जोड़ रहा था और बीच में आपके मध्य एशिया, जिसको बोलते हैं एशिया माइनर, वो सब क्या थे? यहां से ही आपके गुजर रहे थे। क्लियर है? तो इसमें जो ट्रेड होता था वो बहुमूल्य धातु हो गए। क्लियर हो गए? जैसे आपके मन के हो गए, ठीक, कुछ आपकी मूर्तियां बनी हैं स्पेशल, चांदी की बनी है, कांसे की बनी है, मिक्स धातु की बनी है, कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी वस्तुएं थी जिनका क्या होता था, यहां पर आपका जो ट्रेड है वो व्यापार आपका होता था। क्लियर है? तो इतना आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह से आपका ट्रेड हो रहा था। रोम साम्राज्य के विखंडन के पश्चात, यानी कि जब रोम साम्राज्य आपका खत्म हो गया, टूट गया, के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि होती है। अब जब आपका रोमन साम्राज्य पूरा खत्म हो जाता है तो लगभग 100 साल या उसके आसपास ऐसा कुछ बीच में क्या होता है, यूरोप में एक कमर्शलाइजेशन होता है और उस कमर्शलाइजेशन के अंदर क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में चीजें बढ़ने लगती हैं। जैसे क्या होती है, समुद्री युद्धपात बनते हैं, जो समुद्र में चलने वाले युद्ध जो आपके लड़ते हैं, जहाज बनते हैं, इनका विकास हुआ और विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा और अमेरिका की खोज हुई।
कैसे? देखिए, अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, तो अगर बीच में पानी है तो आपको नाव या जहाज का सहारा लेना पड़ेगा। बीच में पहाड़ है तो आपको पहाड़ को पार करके जाना पड़ेगा। जंगल है तो जंगल को पार करके जाना पड़ेगा। अगर यूरोप के लोगों को भारत में या अमेरिका में ट्रेड करना था तो उनको समुद्र पार करना था, और समुद्र पार करने के लिए उन्होंने रास्ता खोज लिया था। रास्ता था कि उनके पास समुद्री जो पोत थे वो उन्होंने विकसित कर लिए थे, और यही कारण है कि ये समुद्री पोत ही यूरोप और एशिया के बीच और तथा अमेरिका के बीच ये सारे आपके व्यापार शुरू हुए, और इसी से भारत और अमेरिका की खोज हुई। अब आप कहेंगे भारत अमेरिका की खोज हुई, सर ये तो पहले से ही देश थे। खोजने का इन द सेंस ये है कि लोगों को पता लगा कि भारत और अमेरिका जैसे देश भी इस दुनिया में अस्तित्व में हैं, और जो एक विशेष ट्रेड के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है? 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हो चुका था, कोलिज्म, उपनिवेशवाद। अब आपको कल क्या है बच्चों, उपनिवेशवाद को पढ़ के आना है। मैं आपसे पूछूंगा कि उपनिवेशवाद क्या है। मैं आज नहीं बता रहा, हिस्ट्री के अंतर्गत मैंने सबको सारी चीजें अच्छे अच्छे से बताई हैं आपको छोटी क्लास में, तो आप इसको एक बार पढ़ के आइए, नहीं तो कल फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा। तो विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार में एक नया स्वरूप का उदय हुआ। अब हम विदेशी ट्रेड कर रहे थे, अब एक नया पैटर्न जन्मा है आपका ट्रेड का। कहते हैं ना, एक नया स्वरूप का उदय हुआ। तो नया स्वरूप, नया स्ट्रक्चर, नया चीज आपकी खड़ी हुई, जिसे दास व्यापार कहा गया। अब आपने स्लेव ट्रेड सुना होगा, इसमें आपका लोगों का व्यापार होता था। आपने देखा होगा कि अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को अमेरिका ले जाया गया था ट्रेड करने के लिए। क्लियर है? और वहां ट्रेड जब उनका हुआ तो वो लोग वहीं बस गए। तो आप देखते हैं कि अमेरिका में दो प्रकार के लोग आज भी मिलते हैं, श्वेत और अश्वेत, काले और गोरे, जिनको लेकर हमेशा वहां पहले आप देखते हैं बहुत झगड़ा रहा, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और आप देखेंगे जो कुछ आपके तमिलनाडु के जो कुछ लोग थे कोस्टल एरिया के, उनको कहां ले जाया गया? श्रीलंका, चाय के बागानों में मजदूर बनाकर। ठीक? तो उस समय 15वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, दासता का जो आपका व्यापार है वो आपका प्रारंभ हो चुका था। ठीक? और ये नया ही रूप था। इस अमेरिकन दास नीलामी में दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामी द्वारा किराए पर लिए जाने हेतु विज्ञापन दिया जाता था। क्या होता था कि लोगों को किराए पर लेना है, उसके लिए आपका क्या निकलते थे, अखबार में या और जो माध्यम थे उनमें विज्ञापन यानी कि इश्तेहार निकलते थे कि फला व्यक्ति है जो क्या है वो आपको किराए पर मिलेगा। जैसे आज की तारीख में आप काम करने वाले को, मजदूरों को लेते हैं मंथली बेस पर, लेकिन प्राचीन समय और अब के समय में अंतर था, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों के कोई राइट्स नहीं थे, वर्तमान समय में लोगों के राइट्स हैं। खरीदने वालों को विक्रेता प्राय कुशल और स्वस्थ दास के लिए डॉलर कितना है बच्चों, 2000 चुकाते थे। यानी ऐसी नीलामी प्राय परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग आपका कर दिया। उनमें से बहुत ने अपने परिजनों को दोबारा नहीं देखा। कुछ ऐसी भी स्थितियां आई जिन लोगों को आपकी नीलामी कर दी गई, अपने घर से दूर कर दिया गया, और जिन्होंने अपने परिवार को, घर को आपका कभी भी आपका उन्होंने नहीं देखा। पुर्तगाली, डच, स्पेनिश लोग व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए कार्य खोजे गए, अमेरिका में परिवहित किया गया। दास व्यापार 200 वर्ष से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापारन रहा। सोच के देखिए, लोगों का ट्रेड होता था जिसको हम कहते हैं दास व्यापार, और लगभग 200 वर्ष से अधिक तक भी ये समय आपका विद्यमान रहा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वर्तमान समय में भारत में दास प्रथा पूर्णतः बैन है और मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। डेनमार्क में 1807 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1808 में, यूएस में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर दिया गया। यहां पर क्या है, इसको समाप्त करने की आपका पूरी परमिशन नहीं मिली। ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको देखना, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड का एक आपका स्वरूप भी रहा। ठीक? तो इन स्वरूपों को थोड़ा सा आपको गौर करके देखना था। तो आप एक बार जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको एक बार
पढ़ लीजिए, कुछ डाउट हो आप मुझसे पूछ लीजिए, किसी प्रकार की कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से अपने घर पर जाकर रिवीजन करिए, और कुछ भी आपको डाउट बनता है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।